हेलो गाइस, मैं कुलदीप। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्योग्राफी विद कुलदीप। हम अपने चैनल पे इस वक्त नेट यूजीसी नेट का जेआरएफ ज्योग्राफी सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं फोर्स मतलब बल। अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी बल कार्य करते हैं हमारी पृथ्वी पर, चाहे वो आंतरिक तरीके से हो और या बाहर के तरीके से हो। कहने का मतलब कुछ बल ऐसे हैं जो पृथ्वी के अंदर कार्य करते हैं, उनसे जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वह आंतरिक बल की वजह से पृथ्वी के ऊपर बनती रहती हैं। ठीक है, उनमें पहला है पटल विरूपणी बल, दूसरा है आकस्मिक बल। मतलब पटल विरूपणी बल जो है वह पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर जो स्थलाकृतियाँ बनाता है वह बहुत ही धीरे या मंद गति से बनाता है। ठीक है, और दूसरे भाग के अंदर मतलब आकस्मिक फोर्स के अंदर यह बहुत ही मिनटों में यह अपना कार्य कर देता है और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पटल विरूपणी बल के तहत जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं या जो भी फोर्स कार्य करता है उनको बनाने में स्थलाकृतियों के, तो उसको हम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए थे। इसका लास्ट था बलन और भ्रंशन। बलन जितने भी प्रकार से होते हैं, बलन क्या होते हैं, उनके एक एक अंग क्या होते हैं, और भ्रंशन के भी सब कुछ पढ़ाकर क्लियर कर दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आकस्मिक फोर्स। आकस्मिक फोर्स में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी के अंदर कौन सी ऐसी हलचलें होती हैं जो कि मिनट, 2 मिनट या 10 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ी स्थलाकृतियाँ बन के तैयार हो जाती हैं हमारी क्रस्ट के ऊपर, अर्थात हमारी सतह, पृथ्वी के सतह के ऊपर जो भी स्थलाकृति निर्माण होता है वह पटल विरूपणी के तहत बहुत मंद गति से होता है। और यह यहाँ पर आकस्मिक बल के थ्रू यह 1, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, घंटों भर में, कहने का मतलब बहुत ही कम समय में भी यह स्थलाकृतियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। ठीक है, हम आज देखेंगे इसके अंतर्गत 2 बल कार्य करते हैं, मुख्यतः ज्वालामुखी और भूकंप। ठीक है, आज हम देखेंगे ज्वालामुखी मतलब वल्कनो। वल्कनो आखिरकार होता क्या है, इसका स्वरूप क्या होता है, इसका विभाजन अगर हम करते हैं तो किस किस तरीके से ज्वालामुखी हमारी क्रस्ट पर या पृथ्वी पर या सतह पर पाए जाते हैं। और हाँ, इस ज्वालामुखी से जो भी स्थलाकृति बनती है वह कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि हमारे आँखों के सामने दृष्टिगोचर होती हैं, हम उसे देख सकते हैं, और वह स्थलाकृतियों की खूबी क्या है। ठीक है, वह किस तरीके से क्या क्या स्थलाकृतियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। चलिए आज हम देखते हैं ज्वालामुखी ये होता आखिर क्या है। जैसा कि हम आपको बताए थे, फोर्स के अंतर्गत यह सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब अंतर्जात बल के अंतर्गत यह पटल विरूपणी आकस्मिक बल है, जो कि यहाँ पर लिख दिए हैं हम कि आप भ्रमित ना हो। आप हमारे पिछले वीडियो पर जाएंगे तो आपको यह सारी सीरीज आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, ये इसके अंतर्गत जितने भी पार्ट थे हम पढ़ा दिए हैं। आज आकस्मिक बल पढ़ा, इसके अंतर्गत ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। आज हम ज्वालामुखी को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ज्वालामुखी क्या कार्य करता है, जो हमारी पृथ्वी की नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और वह बहुत ही कम समय में हो जाता है। ज्वालामुखी को जानने से पहले जरा सा हम अपनी पृथ्वी को समझ लेते हैं। यह तो हर एक टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले पृथ्वी को समझना जरूरी है, पृथ्वी के शेप को समझना जरूरी, पृथ्वी के इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है एक झलक में। ये हमारी पृथ्वी है और पूरी तरीके से गोल है। ठीक है, इसका आंतरिक भाग सबसे बीच में जो है उसका नाम है कोर। ठीक है, इसका नाम है कोर। और यह जो हमारा सबसे ऊपरी भाग है इसको कहते हैं हम क्रस्ट। ठीक है, और यह जो बीच वाला भाग है इसका नाम है मैंटिल। ठीक है, मैंटिल में क्या होता है, यह तरल लावा है। कहने का मतलब लावा ना होकर के मैग्मा। अगर सही तरीके से हम देखते हैं
तो यह एक मैग्मा है। मैग्मा और लावा दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है जब पृथ्वी के अंदर यह मैग्मा होता है तो मैग्मा के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन यह मैग्मा जब हमारी क्रस्ट पर बाहर आता है, ठंडा होकर के जम जाता है, तो इसको कहते हैं लावा। ठीक है, देखते हैं यह लावा क्या होता है आखिर। यह लावा मेन रूप से सिलिका, जलवाष्प और राख यही सब मिलकर के बना होता है। यह पूरी तरीके से चट्टान होता है जो गल करके यह पेस्ट के रूप में पृथ्वी के मेटल वाले भाग में, मतलब स्टेनोस्फीयर में पूरी तरीके से मेल्ट हुआ रहता है, और यह पृथ्वी की सतह पर वहाँ से निकलता है, हर जगह से नहीं निकलता है, यह वहाँ से निकलता है जहाँ पर यह क्रस्ट, कहने का मतलब ये भूपर्पटी है, जहाँ पर ये हम बना रहे हैं, यह सब भूपर्पटी है जहाँ पर हम रह रहे हैं, और यही जहाँ पर इसको कमज़ोर दिखेगा यह फोड़ करके इसको निकल जाएगा। यह वॉल्केनो मतलब यह ज्वालामुखी हर एक जगह पर नहीं आता है, यह वहाँ आता है जहाँ पर इसको निकलने का एकदम इसके लायक स्थान मिल जाए, या जहाँ पर क्रस्ट कमज़ोर रहे वहाँ पर मिल जाए, या वहाँ पर जहाँ पर इसको निकलने के लिए कम यात्रा करनी पड़े, कहने का मतलब ट्रैवल कम करना पड़े। जैसे क्या है, हमारी पृथ्वी है तो यह क्रस्ट है मान लीजिए, तो कहीं पर पूरा है, कहीं पर कम है, कहीं पर पूरा है, कहीं पर कम है। कहने का मतलब क्या है, यह जहाँ पर कम है यहाँ पर क्या है, समुद्र है। ठीक है, समुद्र है, और अगर चैम्बर इस तरीके है मेटल का, तो कहाँ फोड़ के निकलेगा, यह यहाँ ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब क्रस्ट पर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये यहाँ फोड़ के निकलेगा समुद्रों में। कहने का मतलब इसी पृथ्वी पर समुद्र भी है, समुद्र की सतह क्या है, अंदर तक है पृथ्वी के, और पृथ्वी के अंदर ही मेटल है। आखिरकार जो स्टेनोस्फीयर है उसमें भरा हुआ है क्या, मैग्मा। अब मैग्मा जब पृथ्वी के, देखिए क्रस्ट पर ही उपस्थित हमारा समुद्र है या समुद्र की तली है। आखिरकार समुद्र के अंदर आप जाते हैं सबसे गहरे स्थान पर, तो तली तो मिलेगी ही। जब तली मिलेगी तो वह क्या है, वह पृथ्वी के आंतरिक भाग नहीं है, वह पृथ्वी का ऊपरी ही भाग है, लेकिन वह गड्ढे नुमा है जिसमें जल भर गया है, और उसको हम समुद्र कहते हैं। ठीक है, समुद्र का जल अगर निकाल लिया जाए पूरी तरीके से, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक गड्ढा बन गया, तो उसी को हम गड्ढा ये बनाए हैं। तो यह गड्ढा क्या है, वह मेटल, मतलब दूसरा देखिए 3 परतें होती हैं पृथ्वी की। सबसे पहले क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट होता है, क्रस्ट बिल्कुल ठंडा, और उसके बाद मेंटल जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म, वहाँ पर चट्टानें क्या हो जाती हैं पूरी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो 800 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर वो चट्टानें क्या होती हैं, पूरी तरीके से मेल्ट हुई रहती हैं। अगर वो चट्टानें मेल्ट हुई रहती हैं तो उनको निकलने के लिए जगह भी चाहिए। क्यों निकलेंगी, आखिरकार उसमें है, निकलने की क्या ज़रूरत है, उसी में रहें। लेकिन यह देखा जाता है कि जो हमारी क्रस्ट वाला भाग है, ठीक है, क्रस्ट वाली भूमि है, वह अगर 2 प्लेटें अलग अलग हैं, ठीक है, अगर ये सब चीज़ें ना पढ़े हों तो हमारी पिछली वीडियो पर आप जाइए तो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगी ये प्लेट्स क्या है, ये टेक्टोनिक क्रिया क्या है। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ को जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो पर जाइए। तो देखिए यह जो भी प्लेटें हैं वह खंडों में हैं, मतलब अलग अलग हैं, ठीक है, डिवाइड हैं पूरी तरीके से। और जब डिवाइड हैं और तैर कहाँ रही हैं, आखिरकार यह एक लिक्विड पे, मतलब मैग्मा पर तैर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में जाकर भिड़ेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक बाल्टी लीजिए, उसमें पानी रख दीजिए, पानी डाल दीजिए, और वहाँ पर 2-4 छोटे छोटे बॉल, ठीक है, प्लास्टिक के डाल दीजिए। अब देखिए पृथ्वी घूम रही है तो उस बाल्टी को भी घुमाइए आप, उस बाल्टी को भी जब घुमाएंगे तो जो 5-6 बॉल आप उसमें डाले हुए हैं वह कहीं ना कहीं एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, लड़ेंगे, दूर जाएंगे। तो यही हालात हैं पृथ्वी पर, जो भी इस बहुत ही मंद गति से ही मोमेंट हमारी पृथ्वी के जितने भी प्लेट्स हैं कर रहे हैं, लेकिन यह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब यह एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो जो भाग क्या है, भारी होता है, वो अंदर घुस जाता है। कहाँ पर, मैग्मा में। जो भाग प्लेट का अंदर घुस जाता है तो वह क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, पूरी तरीके से गल जाता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ पर
यह गल जाता है। जब गल जाता है तो यहाँ पर जो मैग्मा है, आखिरकार जो भरा हुआ है मेटल भाग में मैग्मा, वह क्या होता है, वह अपने चैम्बर में अधिक मैग्मा का जमाव करने लगता है, जिस वजह से यह इसमें आ नहीं पाता है और यह जहाँ से भी क्रस्ट का जो भी हिस्सा पाता है कमज़ोर, वहाँ से फोड़ करके यह बाहर निकल जाता है। यह जब बाहर निकलता है उसी क्रिया को हम ज्वालामुखी नाम देते हैं। ठीक है, इसमें राख होता है, ठीक है, सिलिका होता है, जलवाष्प होता है और बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं इसमें, इसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, देखिए जैसा कि हम आपको बता चुके हैं मैग्मा और लावा में अंतर। ठीक है, मैग्मा और लावा दोनों एक ही चीज़ है, ये पूरी तरीके से मेल्ट हुई चट्टानें हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर हैं। ठीक है, अब यह पूरी तरीके से मेल्ट है, लेकिन जब तक इसमें है तब तक उसको मैग्मा कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब ज्वालामुखी के रूप में बाहर आएगा और ठंडा होकर एक स्थलाकृति का निर्माण करेगा तो उसको क्या कहेंगे, मैग्मा। कहने का मतलब बाहर जब आएगा ज्वालामुखी से तो वह हो गया मैग्मा। ठीक है, उसका नाम ही पड़ गया मैग्मा, लेकिन जब तक अंदर है तो क्या है, यह मेल्ट हुआ भाग है जो कि इसका नाम। ये वोल्केनिज्म होता क्या है, ठीक है, हमारे ज्वालामुखी की जो क्रिया विधि है वो उसे किस प्रकार हम समझेंगे, वह क्रिया विधि किस प्रकार की होती है, इसको हम चलिए पूरे रूप से समझते हैं। देखिए ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, अगर हम इसको देखते हैं तो यह ज्वालामुखी की क्रिया विधि पूरी तरीके से हमें समझ में आ जाएगी। देखिए यह हमारी पृथ्वी का मेटल वाला भाग है और ये हमारे कन्वर्जन प्लेट्स हैं जो कि आपस में आकर के इसका डायरेक्शन इस साइड में, इसका डायरेक्शन इस साइड में, यह एक प्लेट, यह एक प्लेट। ठीक है, जब आपस में भिड़ती है तो यह प्लेट मतलब भारी प्लेट इस प्लेट के नीचे चली जाती है। और चूंकि हम अभी अभी आपसे बताए हैं कि हमारी जो प्लेटें हैं यह मैग्मा पर तैर रही हैं, जब मैग्मा पर तैर रही हैं तो यह प्लेट जब अंदर जाएगी तो वो मैग्मा 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस के मध्य में जब जाएगी तो यह मेल्ट हो जाएगी पूरी तरीके से। अब जब मेल्ट हो जाएगी तो इस इलाके में यहाँ पर मैग्मा की अधिकता हो जाएगी, और जब भी मैग्मा की अधिकता यहाँ पर हो जाएगी तो होगा क्या, यह मेल्ट हो जाएगी, यह पूरी तरीके से मेल्ट होकर के ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, और यहाँ से अगर रास्ता ये उचित पाई तब यह मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर यह बूम की आवाज़, मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से फोड़ करके बहुत ही तेज आवाज़ रहती है ज्वालामुखी की। कहने का मतलब इतनी तेज रहती है कि यह कभी कभी यहाँ से जो हिस्सा जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है वह पूरे किलोमीटर 2 किलोमीटर के हिस्से की पृथ्वी के स्थान को उखाड़ करके फेंक देता है, तब वह निकलता है बहुत ही भयंकर रूप से। यहाँ से जब यह निकलता है तो यह चारों तरफ मैग्मा क्या होता है, फैल जाता है, यहाँ पर यह मैग्मा फ्लो है। ठीक है, और जब पूरी तरीके से उसमें जलवाष्प, राख और सिलिका बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली रहती हैं जो ऊपर निकलती हैं, और यहाँ एक क्या है, बूम का धुआं है। ठीक है, यह धुआं ऊपर जाकर बादलों से मिक्स हो जाता है जिससे एसिड रेन और आसमान, मतलब ये राख भी गिरती है और एसिड रेन भी होती है, मतलब बारिश एसिड की होती है। तो इसी की वजह ये जो कि बहुत ही इन्वायरमेंट को हमारे नुकसान पहुंचा रहा है। तो एसिड और राख ये दोनों मतलब राख होता है एसिड रेन, मतलब कि एसिड की वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए यह क्या होता है, यह एक होता है फेरोलॉस्टिक फ्लो, मतलब कि यह एक धुआं होता है जो कि बहुत ही घनत्व में भारी होता है धुआं, और ये बहुत ही तीव्रता से धरती के धरातल पर आता है, यह भी नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो इतने सारे इसके पार्ट। हाँ, थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये जो नलियां हैं यह जा करके यह उपनलियां, मतलब ये कहने का मतलब ये सब डिवीज़न है। यह जो है यह नली जहाँ से यह मैग्मा ऊपर चढ़ रहा है तो यह यहाँ से भी यहाँ भी छोटा सा ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। यह यहाँ भी जरा सा धारण कर, मतलब इसके
ये छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि विकसित होकर के फिर धीरे धीरे ये विकसित होकर के यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे विकसित होकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। कहने का मतलब ये धीरे धीरे तोड़ता रहता है और इसके सब डिवीज़न बनते चले जाते हैं और यहाँ पर जगह जगह फोड़ कर ज्वालामुखी का उद्गार होने लगता है। ठीक है, आप इसको पूरी तरीके से समझ गए हो तो इसको अपने नोटबुक में बना भी लीजिएगा, क्योंकि यह अगर रहेगा तो आप ज्वालामुखी की क्रिया विधि को अच्छे तरीके से आप समझ भी पाएंगे। और इसको तो हम बता ही चुके हैं, यह मैग्मा जहाँ पर मेटल वाला भाग है स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे मैग्मा है। देखिए कन्वेक्टिव करंट चलती रहती हैं हमारे मैग्मा के अंदर। कहने का मतलब यह मैग्मा जो भरा पड़ा है यह कहीं ना कहीं से निकलने की हर वक्त कोशिश करता रहता है। जब वह निकलने की कोशिश करता है और वह करंट जो चलता है उसी कन्वेक्टिव करंट कहते हैं। तो कहने का मतलब यह पूरी तरीके से यहाँ से उठा करंट, इधर आया, ठीक है, इधर आया, फिर यह नीचे बैठ जाता है और फिर इधर चलने लगता है और यह सिलसिला हमेशा चालू रहता है। और यही करंट जब इधर घूमा तो इस प्लेट को लेकर के भी इधर घूमा और यहाँ पर जो भी कन्वेक्टिव करंट चल रही हैं वह क्या होती हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो इस सर्किल में चल रही हैं। तो यहाँ पर इस प्लेट को इधर की तरफ, तो दो प्लेट ऊपरी जो क्रस्ट का भाग है वह आपस में भिड़ जाती है, एक अंदर चली जाती है। तो ये तो पहले से निकलने की यह कोशिश कर रहे हैं जो मैग्मा है और यह जाकर के अंदर समाहित हो जाता है और यह भी इसी में मेल्ट हो जाता है। तो यह कोष जो ये चैम्बर होता है और ज़्यादा भर जाता है। तो यह क्या होता है, निकलने की फिर प्रगाढ़ कोशिश करता है कि हम निकल ही जाएं यहाँ से, क्योंकि उसमें अधिकता होती है और निकलेगा भी। ठीक है, आखिरकार एक गिलास पानी में अगर पूरा भरा है उसमें एक बूंद भी पानी आप डालेंगे तो वो तो बहेगा ही। तो यहाँ पर भी यही हालत होती है जब यह गलता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह जब इसका गलाव होगा तो यह क्या होगा, यहाँ पर चैम्बर भर जाएगा और यह फोड़ करके बाहर निकल जाएगा। उसी जब ये बाहर निकलेगा उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कन्वेक्टिव करंट और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के चलते ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का मतलब जब दो प्लेटें आपस में भिड़ती हैं तो एक प्लेट तो अंदर जाएगी ही, जब जाएगी तो यहाँ पर क्या हो गया, जो कन्वेक्टिव करंट चल रही हैं उनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वह निकलने की कोशिश और ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से अभी तक जहाँ पर वह चट्टान क्रॉस नहीं कर पा रहा था मैग्मा निकलने के लिए, अब तो अधिकता हो गई है और ज़्यादा पावर मिल गया है। अब क्या होगा, यहाँ पर फाड़ करके बाहर निकल जाएगा या कहीं पर भी जहाँ उसे उचित लगेगा फाड़ करके सतह को बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसी को हम ज्वालामुखी कहेंगे। पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे ज्वालामुखी है क्या, इसकी क्रिया विधि किस तरीके से होती है। यह कहीं पर ऐसा हो सकता है यहाँ सब डिवीजन इसके ना हो, केवल एक नली हो वहाँ से निकलता हो लावा, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर बहुत सारे इसके सब डिवीजन हो और वह बाहर निकलते हों छोटे छोटे ज्वालामुखी के रूप में और एक बृहद ज्वालामुखी के रूप में भी यहाँ पर विद्यमान रहता है। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप हमें फेरोलॉस्टिक धुआं भी मिलता है, कि मतलब कि ये पूरी तरीके से जहरीला धुआं होता है जो कि बहुत ही तीव्रता से धरातल पर हमारे आता है, उतरता है। पहला हो गया, दूसरा हो गया यह जो बूम वाला बादल था, कहने का मतलब यह भी धुआं था जो जाकर के आसमान में हमारे बादलों से मिल जाता है और वहाँ पर एसिड रेन की वर्षा करता है। और जो धुआं था ही, राख तो था ही, तो वहाँ जाकर के राख मतलब आग की भी बारिश होती है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो वोल्केनो होता है कोई, उसके इर्द गिर्द इतनी भी इन सब चीज़ों की भी बारिश होती है। ठीक है,
देखिए अगर हम वॉल्केनो का क्लासिफिकेशन देखें, मतलब वॉल्केनो को अगर हम बांटें, ज्वालामुखी को अगर हम विभाजित करें तो कितने रूपों में हम उसको देख सकते हैं, या अगर उसका क्लासिफिकेशन करें तो किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे हम कर सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन हम मुख्यतः 4 पार्ट में करके देख सकते हैं। ठीक है, पहला है सक्रियता के आधार पर। ठीक है, सक्रियता के आधार पर मतलब बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरप्शन। ठीक है, दूसरा क्या है, उद्गार के आधार पर। उद्गार मतलब जो जमीन से निकलते हैं उसके आधार पर, और सक्रियता के आधार पर मतलब यह चालू हैं या बंद हैं, चालू होंगे भी या होंगे ही नहीं। ठीक है, इसके आधार पर यह है। इसके आधार पर क्या है, उद्गार के आधार पर कि यह किस तरीके से फोड़ करके बाहर निकल रहा है, मतलब बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इरप्शन। ठीक है, और तीसरा क्या है, लावा के स्वभाव पर, मतलब लावा कैसा है वहाँ का। ठीक है, एक कहने का मतलब बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ द लावा। ठीक है, और तीसरा चौथा क्या है, सक्रियता या ढाल के आधार पर यह है, अपीयरेंस ऑन स्लोप। ठीक है, यह दृश्यता या स्लोप उसके ढाल के आधार पर। ठीक है, अब यह हम 4 पार्ट में बांटे हुए हैं। देखते हैं कि इसके सक्रियता के आधार पर इसको कैसे बांटा गया है। ठीक है, देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ से हमेशा क्या होता है, निकलता रहता है क्या, लावा और जलवाष्प। कहने का मतलब यह सक्रिय रूप से चालू रहता है, यहाँ पर हमेशा मैग्मा अंदर से बाहर निकलता रहता है, और वह मैग्मा बाहर आते ही लावा का रूप धारण कर लेता है और ठंडा होकर के एक नई नई स्थलाकृतियों के रूप में पृथ्वी की सतह पर जम जाता है। ठीक है, कहने का मतलब सक्रियता, एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, एक्टिव है, ये पूरी तरीके से निकल रहा है इसमें। ठीक है, अगर हम सक्रियता के आधार पर देखते हैं तो ज्वालामुखी को। दूसरा क्या है, सुसुप्तता के आधार पर, मतलब डोरमेंट वोल्केनो, मतलब सुसुप्तता, इसमें से धुआं निकल रहा है लेकिन ये बंद भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ यह चालू भी नहीं है। ठीक है, इसमें से धुआं निकल रहा है, यह कभी भी फूट सकता है, कभी भी यह एक्टिव हो सकता है। ठीक है, इसके आधार पर सुसुप्त मतलब डोरमेंट वोल्केनो, यहाँ पर निकलने का चांस है। इसके चैम्बर में, पृथ्वी के अंतर गहराई में जो चैम्बर है मैग्मा का वह मौजूद है, वह कभी भी फोड़ करके बाहर निकल भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर था, कभी एक्टिव था लेकिन बंद हो गया है, लेकिन फिर एक्टिव होने वाला है या हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है मृत, मतलब एक्सटेंट वोल्केनो। यह क्या है, यह मृत हो चुका है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से अब इसके चैम्बर में लावा या मैग्मा है ही नहीं, ये यहाँ से निकलेगा भी नहीं। ठीक है, इसी स्थिति में जब यह कभी था, ठीक है, इसमें मैग्मा और निकल रहा था, और वहाँ पर क्या हुआ, ऊपर गड्ढा हो गया और वहाँ पर नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण हो गया, जैसे क्रेटर, झील वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी, अगर भारत की बात करें तो यहाँ बैरन द्वीप इसका सर्वोत्तम उदाहरण है जो सक्रिय है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विद्यमान है आज भी। ठीक है, आगे देखते हैं उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को कैसे हम बांटते हैं। यहाँ पर देखते हैं मध्यवर्ती। ठीक है, जो मध्यवर्ती पाइपलाइन किसी का, अभी जो हम पहले बनाए थे सबसे पहले, कि वह उसकी क्रिया विधि किस तरीके से ज्वालामुखी ऊपर निकलता था, एक नली के रूप में जब वो बाहर निकलता है लावा या मैग्मा, तो उसको क्या कहते हैं, मध्यवर्ती ज्वालामुखी। ठीक है, इसकी जो क्रिया विधि है मध्यवर्ती, यहाँ से मतलब कि यहाँ से एक पाइपलाइन के द्वारा, यहाँ चैम्बर है मान लीजिए मैग्मा का पृथ्वी के नीचे, और यहाँ से जब ज्वालामुखी निकलता है तो ये चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, जब ये चारों तरफ फैल जाता है तो यह क्या होता है, सिर्फ एक लाइन निकलती है ऊपर, और यह यहीं से ज्वालामुखी के जो राख होते हैं, सिलिका प्रधान बेस्ड होते हैं, जो भी यहाँ से निकल करके चारों तरफ फैल जाते हैं। अगला क्या है, दरारी, मतलब दरार के द्वारा
अब ये दरार कहाँ होगा, यह वहाँ पर होगा जहाँ पर दो प्लेटें हैं हट रही हैं। जब दो प्लेटें हट रही हैं तो बीच में क्या होगा, यहाँ पर जंगह हो गई, जंगह और प्लेटें कहाँ तैर रही हैं, मैग्मा पर। अब मैग्मा वहीं दरार से बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया तो क्या हुआ, वहाँ पर यह चारों तरफ क्या हुआ, फैल गया। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि यह जो यहाँ पर निकला ये तो फोड़ करके एक छोटा सा एरिया बनाया तो यहाँ पर निकला। लेकिन ये क्या है, जब पृथ्वी फटी तो बहुत दूर तक फटी, तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तेजों में तो नहीं निकला, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फैल गया। लावा पूरी तरीके से पृथ्वी पर फैल गया। और जैसे इसका उदाहरण पठार वगैरह बनते हैं, जैसे अपने इंडिया में दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन के पठार पे क्या है, ये लावा पठार है ना, तो लावा पठार का उदाहरण सर्वोत्तम है दरारी उद्भेदन के द्वारा या फिशर वोल्केनो, ठीक है। इसे सेंटर टाइपर वोल्केनो कहते हैं, ठीक है, मध्यवर्ती का। और इसको क्या कहते हैं, फिशर वोल्केनो, दरारी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला टाइप है लावा के स्वभाव पर, ठीक है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ द लावा, ठीक है। इसमें क्या है, लवणीय मतलब बेसिक, ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे लवणीय कहते हैं। अब देखिए, यह बहुत ज़्यादा तरल होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह ज़्यादा तरल होने के कारण जब पृथ्वी पर निकलते हैं सतह पर तो आखिरकार बहुत, जब तरल है तो बहुत दूर तक फैल जाएंगे। एक काम कीजिए, अब अगर आप 1 गिलास पानी ले लीजिए और 1 गिलास मंजन का पेस्ट ले लीजिए, निकाल लीजिए, दोनों को गिरा दीजिए, कौन दूर तक जाएगा, पानी ना कि पेस्ट। तो वही है कि जो ज़्यादा तरल रहेगा ज़्यादा दूर तक फैलेगा। अब यह है, अगर बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, इसमें यह बहुत दूर तक फैल गया तो यह शील्ड के रूप में विद्यमान हो गया, जो कि पतली ही परत रहेगी। ये पर्वत का रूप उतना धारण नहीं करेगा। अगर ये गाढ़ा होता तो निकलता जाता, एक ही जगह पर लदता चला जाता तो इस तरीके से पर्वत बन जाता, लेकिन यह गाढ़ा नहीं है, तरल है। जैसे निकला तैसे फिर फैल गया, निकला फैल गया, निकला फैल गया, तो यहाँ तक ये पूरी तरीके से पठारी रूप धारण कर लिया, ठीक है, पठार का पूरी तरीके से रूप धारण कर लिया ये। अब अगला देखिए, क्षारीय एसिड। हम ये देख रहे हैं लावा के स्वभाव के आधार पर कि ज्वालामुखी का विभाजन जो हम देख रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, क्षारीय मतलब एसिडिक, ठीक है। एसिड यहाँ होता है, पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है, यह क्षारीय होता है और अधिक गाढ़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोन के आकार की, इस तरीके से जब ये एसिड यहाँ पर लावा निकलता है तो चूंकि गाढ़ा होने के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, फैल नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा उग्र भी होता है। कहने को मतलब वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। यहाँ क्या होता है, बहुत तेज़ों की आवाज़ आती है और यहाँ ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाता, तो एक ही पार्टिकुलर एरिए में, ठीक है, एक क्षेत्र में यह क्या होता है, बहुत ज़्यादा उग्रता दिखाता है। तो यह ज़्यादा दूर तक फैल न पाने के कारण उठता चला जाता है और ये कोन के आकार का पूरा पर्वत तैयार हो जाता है। इसकी ऊंचाई कभी कभी 800 मीटर से भी ऊपर देखी जा सकती है, ठीक है। ये तो हो गया क्षारीय, मतलब यह हम देख लिए लावा के स्वभाव के आधार पर। अगला हम देखते हैं दृश्यता या ढाल के आधार पर। यहाँ पर क्या है, तीव्र ढाल के आधार पर अगर हम देखते हैं तो पीएच जो अधिक होता है, इसका तरल होता है, बेसिक लावा होता है, कम उग्र का होता है। जैसे हम यहाँ देख सके हैं कि यह अगर कम उग्र का होता है तो ढाल क्या हो गया, आखिरकार यही चीज़ वो भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्लोप के आधार पर हम देख लिए हैं, या जो आँखों से देख रहे हैं उसके आधार पर अगर हम विभाजित करते हैं ज्वालामुखी को तो ऐसे ही मिलेगा सेम वो भी, लेकिन वहाँ पर ढाल को प्रदर्शित कर दिया गया है। चाहे उसको हटा भी दीजिए, बस इसी को समझ लीजिए तब भी हो जाएगा। लेकिन हम एक स्टेप और बढ़ा दिए हैं कि यहाँ पर अगर हम तीव्र ढाल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहाँ पर कौन सा ढाल ज़्यादा मिलेगा हमें, इसका क्षारीय का ना। कहने का मतलब पहला पीएच मान अधिक तरल रहेगा, बेसिक लावा कम उग्र का होगा, वो दूर तक फैल जाएगा। उसको देखेंगे तो हम अपने आप जान लेंगे कि वह किस प्रकार का ज्वालामुखी है। वो है बेसिक, ठीक है, बेसिक जो लावा होता है उसका बना हुआ है। और यह तीव्र ढाल वाला क्या है, पीएच मान कम होता है और ये क्या होता है, गाढ़ा बहुत ज़्यादा होता है, यह एसिडिक होता है और बहुत ज़्यादा उग्र होता है, ठीक है।
और इसी आधार पर पूरी तरीके से वॉल्केनो को हम क्लासिफाइड कर देते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन इस वॉल्केनो का हम देखते हैं। ठीक है, यह अगर आप देखे रहें और इसको आप समझ ले रहे हैं तो समझ लीजिए सारे प्रश्न वॉल्केनो के इसी से आपके फंस जाएंगे। बस इसको ध्यान में रखे रहिए, इसको देखे रहेंगे तो और कहीं से भी पूछेगा भी आप तिकड़म उसमें लगा लेंगे, लेकिन इसको नहीं समझे हैं अगर तो आप तिकड़म नहीं लगा पाएंगे। अभी तो हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि वॉल्केनो के द्वारा जो भी मैग्मा निकल रहा है बाहर लावा के रूप में, उससे कितनी प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, या कभी कभी वह वॉल्केनो के जो मैग्मा होता है वो बाहर निकल भी नहीं पाता है, हमारे इस पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है और वहीं पर वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, एकदम निकलते निकलते रह जाता है लेकिन वहीं पर ठंडा हो जाता है और वहाँ पर भी कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ चट्टान के रूप में हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब बाद में हम देखेंगे, आज हम केवल ज्वालामुखी को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे अब इसके बढ़ते हैं थोड़ा सा कि देखते हैं ज्वालामुखी के और क्या अंग हैं। ठीक है, जिसको हम समझ लें तो हम जब ज्वालामुखी की जो बनी स्थलाकृतियाँ होती हैं उसको समझने में हमें देखिए मदद। आगे हम देखते हैं प्लेट किनारे और ज्वालामुखी। ठीक है, अब यह प्लेट किनारे और ज्वालामुखी का रिलेशन क्यों हम स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि सारी क्रियाएं प्लेटों पर और प्लेटों के द्वारा हो रही हैं। ठीक है, वॉल्केनो की जितने भी ज्वालामुखी हैं उनकी जो क्रियाविधि है वह किस कारण से हो रही है, उनका माध्यम क्या है, सबसे बड़ा तो वह माध्यम है हमारे प्लेट। जितनी भी प्लेट हैं वह माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं और वह उन्हीं पर अपनी क्रियाविधि को दर्शाता है। देखिए हम ये देखते हैं प्लेट्स, मार्जिन्स एंड वॉल्केनो, कहने का मतलब प्लेट किनारे और ज्वालामुखी। अब पहला देखते हैं इसमें का कि विनाशात्मक प्लेट किनारा मतलब कन्वर्जन प्लेट मार्जिन। ठीक है, कन्वर्जन जो होता है दो प्लेटों का जो कन्वर्जन होता है आपस में जब आती रहती हैं, या विनाशात्मक प्लेट किनारा जो होता है जहाँ पर दो प्लेटें आपस में लड़ती हैं उसकी बात होती है। इसमें हम देखते हैं जब दो प्लेटें आपस में लड़ती हैं तो कोई ना कोई प्लेट नीचे चली जाती है और वह कंपोजिट वॉल्केनो, देखिए वहाँ पर क्षारीय लावा का जो उद्गार होता है वह बहुत ही वायलेंस होता है और बाहर निकलता है। ठीक है, और उस लावा से जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं वह विनाशात्मक प्लेट किनारे के थ्रू, ठीक है, वहाँ पर इस ज्वालामुखी का उद्गार होता है और वही जिम्मेदार होता है वहाँ पर जो भी उसकी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। इसके उदाहरण स्वरूप अगर हम देखते हैं स्ट्रॉम्बेली, वेसुवियस, यह सारे इसके उदाहरण हैं जो कि बहुत ही वायलेंस हैं, या कभी कभी इतने तेज होते हैं कि वह 1-2 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसे ही उड़ा देते हैं पूरी तरीके से। तो वो क्या होता है, पूरी तरीके से कॉल्डेरा रूप धारण कर लेते हैं। कॉल्डेरा और क्रेटर ये दोनों में अंतर ये है, क्रेटर क्या है, ये बहुत ही छोटे एरिया में जहाँ पर साधारणतया यही वॉल्केनो मतलब यही ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वह 1500 मीटर में हो जाता है, यह 100-200 मीटर में हो जाता है। लेकिन अगर यह बहुत उग्र हुआ तो 1-2 किलोमीटर में उड़ा देता है पूरी ज़मीन को, जहाँ पर बड़ा सा क्रेटर बन जाता है, मतलब गड्ढा, उसको काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। बाद में बारिश के पानी से वह ऊपर भर जाता है। कहने का मतलब देखिए, एक मान लीजिए ये पर्वत कौन सा है, ज्वालामुखी पर्वत है। क्योंकि ये पर्वत कैसे बना, ये पर्वत इस प्रकार बना कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक नली पृथ्वी के अंदर गई, यहाँ से वह ज्वाला, कहने का मतलब लावा बाहर निकला और यह एरिया जो है यहीं से बाहर निकला और यह इस तरीके से फैल करके यहाँ पर क्या हुआ, यही जो अंदर का मटेरियल निकला वह लिक्विड जो निकला तो वह बाहर आया, ठंडा हो गया। जो गर्म है वो तरल है, जो ठंडा हुआ वो ठोस हो गया। तो जब ठोस हो गया तो यह रूप इसका धारण कर लिया, एक पर्वत का रूप धारण कर लिया, अंदर जो मटेरियल था उसका निकला। तो तब यह जब यह बंद हो गया निकलना, ठीक है, तो यह स्थान क्या हुआ, खाली रह गया। और बारिश मतलब जब बादल बने तो बादल बनने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, बारिश कर दिए। जब बारिश से यह भर गया तो यह क्या हो गया, एक झील का रूप धारण कर लिया। और कभी कभी क्या होता है, यह क्रेटर हो गया। ठीक है, क्रेटर हो गया। अब यह जो है ऐसी स्थिति आई चूंकि यह क्षारीय लावा है और बहुत ज़ोरों से विस्फोट करता है, तो यहाँ पर ये हो गया कि यह
इतना बड़ा, ठीक है, ये पूरी तरीके से उड़ा ही ले गया, तो ये बड़ा रूप धारण कर लिया। ये क्रेटर ही लेकिन बड़ा है, जिसे कार्डेरा नाम दिया जाता है। तो इसको कार्डेरा कहते हैं। जब बारिश का पानी इसमें भर जाता है तो क्या है, यहाँ पर कार्डेरा नामक झील का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए अगला हम देखते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, यह हॉट स्पॉट होता क्या है, चूंकि हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में यह कोर है और यह हमारी क्रस्ट है। अब यहाँ पर क्या है, जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर मैग्मा भरा पड़ा है। अब मैग्मा के अंदर पूरी जो मेटल का एरिया है, यहाँ पर कुछ कन्वेक्टिव करंट चलती रहती हैं। ठीक है, अब यह करंट होता क्या है कि हमारे प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। और प्लेट को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्लेटें हैं, 5-6 भाग में अगर बटी हुई हैं हमारी प्लेटें, तो ये एक प्लेट जैसे है, तो यहाँ पर दूसरी करंट उठी, इस साइड में हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर यह भी एक प्लेट मान लेते हैं, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, यहाँ तो धाराएं इधर जा रही हैं। ठीक है, इधर जा रही हैं, तो ये इसका डायरेक्शन इधर हो गया। यहाँ पर धाराएं इधर अगर जा रही हैं, इसका डायरेक्शन ये हो गया। तो अर्थात ये दोनों प्लेट क्या हुआ, ये दोनों प्लेट दूर जा रही हैं। जब दूर जा रही हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ डाइवर्जन प्लेट का। ठीक है, हटी एक दूसरे से, जब हटी तो अंदर का मैग्मा यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, ये होती हैं क्या, जब बाहर दरारी उद्भेदन के द्वारा यहाँ पर बाहर निकल गया। मैग्मा को तोड़ना नहीं पड़ा किसी क्षेत्र को, यह अपने आप यहाँ पर जब डाइवर्जन हुआ प्लेटों का, तो यहाँ पर ये निकल करके दरारी उद्भेदन के साथ क्या हुआ, मैग्मा बाहर निकल गया। अब देखिए कुछ छोटे छोटे चैम्बर ऐसे होते हैं जहाँ पर इन करंटों का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए छोटा सा एक चैम्बर होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, इस पर यह करंट नहीं चलती रहती हैं। ठीक है, नहीं चलती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। यहाँ पर जो लावा रहता है उसका मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, यह लिए बहुत तरल होता है। जब बाहर निकलता है, ठीक है, जब बाहर निकलता है तो चूंकि वो लवणीय है, तो यहाँ पर दूर तक वो फैल जाता है। ठीक है, दूर तक फैल जाता है, जिससे सील्ड का निर्माण होता है। सील्ड इसी को कहते हैं, जब लावा क्या है दूर तक फैल जाता है तो उसे पतली सी सील्ड का निर्माण हो जाता है। और वह ज्वालामुखी हॉट स्पॉट के जो चैम्बर है उसी में से उसका मैग्मा बाहर निकलता है। ये बातें आप समझ गए होंगे। देखिए इस चैम्बर को प्लम भी कहते हैं। ठीक है, मेटल प्लम भी इसका नाम है। अगर मेटल प्लम का नाम है, समझ लिया हॉट स्पॉट की बात ये कर रहा है। आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं रचनात्मक प्लेट की राह। मतलब यह जब मूवमेंट करेंगे तो रचना होगी। इसका मतलब जब ये हटेंगे तो पृथ्वी का लावा बाहर निकलेगा, तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर रचना होगी। तो यह प्लेट जो हैं यहाँ पर नष्ट ना होकर के एक नई प्लेट का यहाँ पर सृजन होगा। ठीक है, एक नई स्थलाकृति का सृजन होगा। तो यहाँ पर डाइवर्जन प्लेट का होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर 2 प्लेटें दूर हटेंगी वहाँ पर लावा बाहर निकलकर एक नई स्थलाकृति का निर्माण करेगा। वहाँ यह वायलेंस ना होकर के यह समझ लीजिए जैसे हवाई द्वीप, आइसलैंड, ठीक है, यहाँ सब जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं इसी टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, रचनात्मक प्लेट किनारे के ही द्वारा यहाँ पर उद्भेदन होता है मैग्मा का, जो बाहर आकर के लावा के रूप में जम जाता है। ठीक है, देखिए यह ज्वालामुखी और उसके प्रकार को आज हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ज्वालामुखी के प्रकार तो हम खत्म कर दिए, लेकिन कल हम देखेंगे कि यह ज्वालामुखी जो होता है उसके जो भी पार्ट बनते हैं, कहने का मतलब उस लावा से जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, यह पार्ट और वह पार्ट मिला करके आप पढ़ेंगे, तब ज्वालामुखी का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आकस्मिक बल के अंतर्गत आते थे और आकस्मिक बल में जो भी स्थलाकृतियाँ बन के तैयार हो रही हैं उनको हमको पढ़ना था। ठीक है, यह बल के रूप में था और बल हम यहाँ पर ज्वालामुखी के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह आकस्मिक बल है। ठीक है, इससे पहले जो पढ़े थे पटल विरूपणी बल, वह क्या है, वहाँ पर मंद गति से यह सब चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पर बहुत सडन मूवमेंट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही हैं ज्वालामुखी। अब इसके बाद जो भी स्थलाकृति बनेगी इन सब ज्वालामुखियों को, वह हम वीडियो कल आपके पास भेजेंगे,
कल आप उसका अवलोकन कर लीजिएगा। और अगर आपको नेट ज्योग्राफी पेपर 2, ठीक है, यूजीसी नेट मतलब NTA यूजीसी नेट, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप ज्योग्राफी अगर सब्जेक्ट लिए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। यहाँ पर आप ज्वाइन करके इतने पर 9621076481 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको ज्वाइन की सारी प्रक्रियाएं बता देगी, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में ज्वालामुखी की जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उसके अलावा से जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसके साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।